अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात का वक्त बहुत करीब आ चुका है और अप्रैल मई में वहां इंतखाब होना तकरीबन तय है। बंगाल असम्बली चुनाव पर पूरे मुल्क में चर्चा, दुनिया भर से बाहर भी बहस हो रही है, क्योंकि बंगाल के चुनाव को हमेशा बहुत अहमियत की निगाहों से देखा जाता है। 2021 में ये चुनाव इस वजह से भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया है, क्योंकि एक तरफ टीएमसी और उसकी सरबराह ममता बनर्जी है, जो पिछले 10 सालों से रियासत में चीफ मिनिस्टर है, तो दूसरी तरफ उनके सामने बीजेपी है, जो पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और बीजेपी का जो पिछले 5 सालों से टारगेट है वो वेस्ट बंगाल है। कहा जाता है सियासी गलियारों में कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी जैसे कानून भी बीजेपी ने बंगाल असेंबली को जीतने के लिए या बंगाल में कामयाबी हासिल करने के लिए ही लाया था। अब बंगाल असेंबली चुनाव बहुत करीब आ चुका है। ऐसे में क्या सूरत हाल है बंगाल की? बंगाल का सियासी करवट किस रुख बैठेगा? क्या एक मरतबा फिर टीएमसी की वहां वापसी होगी, या बीजेपी वहां बाजी मारेगी, या फिर एक मखलूत असेंबली बनेगी, या कुछ नई पार्टियों को भी वहां मौका मिलेगा? क्योंकि 2021 में हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पहुंच चुके हैं। वहां के कई नए मुसलमान चेहरों ने अपनी नई नई पार्टियां भी लॉन्च की है। कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आ गए हैं। यह भी खबर है कि लेफ्ट के कुछ कारकुनान बीजेपी में मिल चुके हैं। तो बंगाल पर बहुत ज्यादा नजर है और इस मरतबा खासतौर से यूपी और बिहार से ज्यादा बंगाल चर्चे में भी है। तो इसी बंगाल असेंबली चुनाव पर हम आज बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस शो में जनाब डॉक्टर नौशाद मोमिन साहब मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखते हैं और बंगाल की सियासत पर, वहां के मसाइल पर आपकी गहरी नजर है। इसके अलावा हमारे साथ है जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब। आप सीनियर सहाफी है, यूएनआई से वाबस्ता है और बंगाल के सियासी समाजी इश्यूज पर हमेशा लिखते रहते हैं, आपका कलम चलता है। बंगाल के समाजी और सियासी हालात पर आपकी किताब भी छप रही है, जो कुछ ही दिनों में मंजर आम पर आने वाली है। तो इस हवाले से आज का जो हमारा ये मुज़ाकरा है या जो आज की हमारी बहस है बहुत अहम है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की चर्चा को। हमारे साथ मौजूद है जनाब नौशाद मोमिन साहब। मोमिन साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से कि बंगाल असेंबली चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं? क्या होने वाला है वहां इन दिनों? देखिए, बंगाल का इंतखाब यकीनन पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल की हैसियत रखता है और खुशकिस्मती ये है कि बंगाल में जब भी इंतखाब हुआ, साबिका भी हुए हैं, हमेशा बंगाल के बारे में ये कहा जाता है कि बंगाल में हमेशा ऐसा हुआ है कि जो भी इस हुकूमत बंगाल में रही है, उसकी मुखालिफ हुकूमत मरकज़ में रही है। लेफ्ट की हुकूमत तकरीबन 35 बरसों तक थी और उन 35 बरसों तक मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत थी और एक अगर टर्म को अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। उसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस ने हुकूमत बनाया, उस वक्त भाजपा की हुकूमत थी या कांग्रेस की हुकूमत थी। तो हमेशा बंगाल के साथ हमेशा ये हुआ है कि कभी भी ऐसा मौका नहीं आया है 77 के बाद से कि बंगाल में जिसकी हुकूमत हो उसकी हुकूमत मरकज में भी हो। अब शायद इसी के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम तर क़ुव्वतें बंगाल को फतह करने के लिए लगा दी हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि यहाँ के लोग किसके हक में अपनी राय देते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बंगाल में जमहूरी अक़दार की कदरें जो हैं हमेशा मजबूत रही हैं और यहाँ के लोग नहायत ही महज़ब और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं। लिहाजा ये तवक्को की जा सकती है कि जो ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, शायद वो ख्वाब कम अज़ कम इस वक्त कामयाब होता या नज़र नहीं आता है। हमारे साथ नूरुल्लाह जावेद साहब सीनियर सहाफी हैं, बंगाल के हालात पर गहरी नजर रखते हैं और उनकी किताब भी आने वाली, जैसा कि मैंने कहा। नूरुल्लाह जावेद साहब, मगरबी बंगाल में इन दिनों कैसा सियासी माहौल है? क्या कुछ हो रहा है आजकल वहां? चूंकि किसान आंदोलन है तो इसकी वजह से भी ज्यादातर खबरें हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। सारी तवज्जो हम लोगों की भी किसान आंदोलन पर है। तो क्या कुछ हालात है अभी वहां के? शुक्रिया। सबसे पहले मगरबी बंगाल
का इलेक्शन हमेशा जो हुआ है, हमेशा हसास इलेक्शन होता रहा है यहाँ पे। और पूरे हिंदुस्तान में इस मरतबा बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ, एक भी आदमी की वहां मौत नहीं हुई, लेकिन बंगाल में आज से ही मतलब 2 महीना पहले से लोगों के मरने का सिलसिला शुरू है। तो इससे ये साबित होता है कि मगरबी बंगाल का इलेक्शन इस मरतबा बहुत ही ज्यादा हसास और बहुत ज्यादा गंभीर होने वाला है। जहां तक सियासी माहौल की बात है, इस मरतबा बीजेपी ने पूरी ताकत पूरे तंत्र के साथ मैदान में आ गई है, और अभी नहीं आई है बल्कि 2018 से ही बीजेपी यहाँ पे कैंप लगाई हुई है, और हर महीने कोई बीजेपी के बड़े लीडर यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी के लीडरों की आमद और आरएसएस के बड़े बड़े लीडरों का कैंप लगा लेना, तो उसको बहुत आसानी से रिलेट नहीं कर सकते कि भाई बीजेपी नहीं आ पाएगी। मेरे ख्याल से बीजेपी ने बंगाल में जो माहौल आया है, और जिस तरीके से न और मीडिया की मदद उनको मिल रही है, और बिलखुसूस सोशल मीडिया के जरिए, तो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि बीजेपी एक बहुत बड़े चैलेंज के साथ सामने आ रही है। अब जहां तक इम्कानात की बात है, तो इस वक्त जितने 1-2 सर्वे में बीजेपी को पीछे दिखाया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसलिए खतरा बरकरार है कि बीजेपी बंगाल में आ सकती है। चूक इसलिए आ सकती है कि जो तीसरी ताकत थी लेफ्ट और कांग्रेस की, इस मरतबा इंतहाई कमजोर बन गई है। और अब तक मतलब इलेक्शन में सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं, उन दोनों पार्टियों के दरमियान सियासी इत्तेहाद नहीं हुआ है, और इन दोनों का भी जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक पर ही मुनहसिर है, जो ममता बनर्जी का भी वोट बैंक है। तो अगर मुस्लिम वोट इन दोनों जमातों में, कांग्रेस इत्तेहाद में और ममता बनर्जी के दरमियान तकसीम हुआ, तो इस जाहिर बात इसका फायदा बीजेपी इस पर उठा लेकर जाएगी। अच्छा नूरुल्लाह जावेद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में भी ये कहा, तो बजाय इसके हम आगे बात को बढ़ाए जरा से जानना चाहेंगे कि मुस्लिम वोट बैंक पर इंसार है, मुसलमानों की सियासी ताकत बंगाल में कितनी है, कितना मुसलमानों का वोट फीसद है, और कितनी ऐसी असेंबली है जहां मुसलमानों के वोट पर ही किसी की हार और जीत का फैसला होता है? देखिए, मगरबी बंगाल में मुसलमानों का जो वोट शरह सरकारी एतबार से 28% है, और उम्मीद तौर पे लोग बोलते हैं कि ये 30 से 31% के दरमियान मुस्लिम वोट है। बिल्कुल। लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, और आपका बीरभूम और नदिया डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह साउथ दिनाजपुर और साउथ 24 परगना में मुसलमान, मुर्शिदाबाद में 69% है, मालदा में 51% मुस्लिम वोट है, और मालदा ये नॉर्थ दिनाजपुर में मुस्लिम वोट जो है 49% है, और आपके बीरभूम में 35% है। इस तरह मिलाइएगा तो 120 से 130 ऐसी सीटें हैं जहां पे मुस्लिम वोट एक फैसला कुन पोजीशन में रहती है। लेकिन इस मर्तबा बीजेपी ने 2 बड़ी अहम सीटें जीती है, वो मालदा नॉर्थ की सीट है और नॉर्थ दिनाजपुर की सीट है, जो लोकसभा में मालदा नॉर्थ में मुस्लिम वोट 51% है, उसके बावजूद वहां पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। नॉर्थ दिनाजपुर में मुस्लिम वोट की शरह 50% है, उसके बावजूद बीजेपी वहां पे कामयाबी हासिल की है, और तकरीबन बेशतर असेंबली हल्कों में बीजेपी को वहां पे लीड मिली है। तो ये बीजेपी ने क्या किया है कि मुस्लिम वोट को, देखिए मुस्लिम वोट तो बिखरना है, अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों दावेदार है मुस्लिम वोट का, लेकिन बीजेपी ने हिंदू वोट को, बिलखुसूस ये जो आपका मालदा देख रहे हैं, मालदा में भी बड़ी तादाद की कबायलियों की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की है। नॉर्थ दिनाजपुर में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और क्या नाम है, ये बांग्लादेशी रिफ्यूजी की बड़ी तादाद है। बीजेपी और आरएसएस ने सबसे बड़ी जो कामयाबी हासिल की है, इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को मुत्तहिद कर दिया है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि पिछले लोकसभा में ये 2 अहम सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई थी। अगर यही सूरत हाल रहा तो इस मर्तबा बीजेपी वो सीटें इस मर्तबा फिर दोबारा जीत सकती है। अच्छा नौशाद मोमिन साहब, बंगाल के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सेकुलर लोग हैं वहाँ, और मजहबी जुनून तो बंगाल में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और वहाँ कल्चर ज्यादा अहमियत रखता है, हिंदू मुसलमान होना नहीं। बंगाली गैर बंगाली की लड़ाई हमेशा हम लोग भी सुनते रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी वहां कामयाब हो गई? बीजेपी के बारे में अमूमन यही तस्वुर है कि बीजेपी जहां भी जाती है तो मजहबी जुनून को भड़का करके कामयाब होती है। यही उसका बेस भी रहा उत्तर प्रदेश में, बिहार में या दीगर जगहों पर चुनाव जीतने का। तो बंगाल में मजहबी कार्ड खेलने में बीजेपी कैसे कामयाब हुई? देखिए, असल में मामला ये है कि
2011 में जब यहाँ की हुकूमत बदली, उस वक्त तक 2011 तक यहाँ पर एक मुतहदा महाज की हुकूमत थी, बाया महाज की हुकूमत थी। और बाया महाज के हवाले से ये बात उमूमी तौर पर कही जाती है, बल्कि यकीनी तौर पर कही जाती है कि ये लोग मजहब को तरजीह नहीं देते और मजहब और सियासत का इंसलाक कभी नहीं होने देते। तो लिहाजा ऐसी सूरत में ये जब तक बंगाल में रही, इन्होंने हत्तल मकदूर कोशिश की कि मजहबी जुनून यहाँ ना पनप पाए। लेकिन 2011 के बाद जब हुकूमत बदलती है तो उस वक्त का जो अदाद शुमार जो है कि तकरीबन 700 आरएसएस के कैंप हुआ करते थे 2011 तक, और आज की तारीख में तकरीबन 2,500 से 3,000 के करीब आरएसएस के कैंप यहां बन चुके हैं। तो जाहिर है कि ये 10 वर्षों में, इन 10 वर्षों में जो तब्दीली रूनुमा हुई, उसका खातिर खा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। और एक बात तो अपनी जगह मुसल्लम है कि हम या आप या कोई भी जितना भी खुद को सेक्युलर कहे, जितना भी खुद को सेक्युलर कहे, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक फिरका परस्ती रहती है। अब ये अलग बात है कि वो फिरका परस्ती का उनसुर कितना फीसद है, उसकी बुनियाद पर तमाम मामले सामने आते हैं। बंगाल में भी बहरहाल जो लोग सेक्युलर हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन उनके अंदर भी मजहबी जुनून तो है। और मैं समझता हूं कि जो नई नस्ल जो आई है, नई नस्ल जो 10 साल में जो नस्ल आई है, उनके अंदर जिस तरह से मीडिया पूरे मुल्क के माहौल को प्रागंदा करके बैठी थी, उसका भी खातिर खा असर पड़ा है बंगाल में। और जो कि नई नस्ल, ये मीडिया वाली बात नहीं समझ आई, जो नफरत या जहर फैलाने का काम ये हिंदी मीडिया वाले कर रहे हैं, हिंदी चैनल या इंग्लिश चैनल। मेरे ख्याल में बंगाल में तो बंगला मीडिया ही ज्यादा हावी है, बंगाली लैंग्वेज में ही। तो इधर की मीडिया का उधर कैसे प्रभाव हो रहा है, कैसे असरअंदाज? देखिए असल में देखिए मामला यह है कि भाई जी टीवी जो है, हिंदी में जो जी टीवी है, या आपका आनंद एबीपी आनंद है, ठीक है, जो कि बंगाल में भी उसका चैनल है। न्यूज 18 बांग्ला भी यहां शुरू हो चुका है, वो हिंदी में भी है। रिपब्लिक भारत बांग्ला भी यहां शुरू हो चुका है। तो कहने का जो मेन कोर जो है जो मीडिया का, चाहे वो हिंदी जबान में हो यकीनन, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में भी उन्होंने अपना काम शुरू किया है। और जो काम वहां कर रहे थे वो काम इलाकाई जबान में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में तो माहौल खराब होना तो लाजमी है। आपने नौशाद साहब वाकई के इन्होंने नेशनल चैनल के साथ रीजनल चैनल भी शुरू किया, और जो नेशनल चैनल में जो लोग एक गंद फैला रहे हैं, जहर घोल रहे हैं समाज में, नफरत को फैलाते, बल्कि मैं तो इसे दहशतगर्दी कहूं कि दहशतगर्दी लोगों ने फैलाई है पिछले 5-6 सालों में। तो अब रीजनल चैनल के जरिए भी यही काम कर रहे हैं, जो समझने की जरूरत है। और इसीलिए बार बार कई सीनियर लोग कहते हैं कि आप टीवी चैनलों को देखना बंद कीजिए, ये समाज को बर्बाद कर रहे हैं। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।